Hello students, welcome to your channel Make Physics Easier by Mayur Agarwal. Today we are with the second part of Laws of Motion. मेरा लास्ट वीडियो जो आप सभी ने देखा था वो लॉज ऑफ मोशन के पहले पार्ट का था. अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं. सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशंस हमेशा टाइम पर मिलते रहेंगे. और उसके अलावा जो भी कमेंट्स करने हैं यू कैन do in comment box. So without any late, we are going to start the second part 2 of laws and motion. So हमारा part 2 है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया. इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के पहले लॉ को डिस्कस करेंगे और पहले लॉ से जो एक टर्म हमारे लिए इंट्रोड्यूस होता है विच हुज कॉल्ड इज इनर्शिया, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या स्टेटमेंट होता है, न्यूटन ने पहला लॉ क्या दिया था. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी until an external force is applied on the object. जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. जब तक कंडीशन क्या है बेटा, यहां पर द कंडीशन इज अंटिल वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. इसका मतलब है अगर ये मार्कर मैं यहां रख दूं और जब तक इस मार्कर पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाएगा ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. एक कार भी अगर एक स्मूथ रोड पर चल रही है, अगर हम उसका फ्रिक्शन जमीन का जीरो कंसीडर करें तो वो कार उसी वेलोसिटी से हमेशा आगे बढ़ती जाएगी. इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर, बिकॉज अगर फ्रिक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं तो फ्रिक्शन एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा. सो न्यूटन का पहला लॉ हमें यह बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए. सो अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट remains at rest and when an object in motion it remains in constant motion until an external force is applied on the same object. This is the statement of Newton's first law of motion. Newton से पहले Galileo also said the same statement. That is why we can call Newton's first law of motion as Galileo's law of inertia also. गैलीलियो ने भी यही न्यूटन की बात को बताया था कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी तरह मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए. तो अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछा जाता है तो भी हमारा आंसर वही रहेगा. गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है तो भी हम सेम आंसर लिखेंगे. आफ्टर दैट हमारा अगला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया. जो न्यूटन का पहला लॉ था इससे हमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, वो है इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? सो इनर्शिया अगर हम एक वर्ड में बात करें, इनर्शिया इज जस्ट अ प्रॉपर्टी. ये एक प्रॉपर्टी है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया का मेजरमेंट नहीं है. इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी एंड दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट. ये प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट में होती है. क्यों? क्योंकि आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट रखा है अगर तो वो उसी तरह रखा रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए. इसका मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलना नहीं चाहता है. तो हमारे पास, हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपनी इनिशियल स्टेट को चेंज करना नहीं चाहते हैं. उन ऑब्जेक्ट्स की इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया. इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी. Inertia is an inherent property of each object by which an object does not want to change its initial state. अब वो इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकती है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है जब तक कि, और हम ये काम अपोजिट कब करते हैं, हम इसको ओवरकम कब करते हैं, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं. इसका मतलब क्लियर है? वो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है अपनी जगह पर रुके रहना, लेकिन ये हमारे लगाए हुए फोर्स की टेंडेंसी है उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना.
So inertia is an inherent property of each object by which an object opposes to change in its state of rest or motion. ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट से हटने की कोशिश को अपोज करता है, लेकिन जब वो फोर्स जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो उसके इनर्शिया को ओवरकम कर जाएगा, तब वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट चेंज कर लेगा. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया. सो यू रिमेंबर, इनर्शिया इज जस्ट अ प्रॉपर्टी. Now, what is the definition of force according to the statement of Newton's first law? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें फोर्स की डेफिनेशन की, सो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू make a change in the state of rest of an object or in the state of motion of an object. ऐसी टेंडेंसी या ऐसा पुश और पुल जो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता हो, या तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट से मोशन में आ जाए, या वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आ जाए. इस तरह की काबिलियत, इस तरह की कैपेबिलिटी जो पुश या पुल रखेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स. सो फोर्स इज अ टेंडेंसी ऑफ change the initial state of an object. Okay, that is the definition of force according to Newton's first law. The next thing is inertia को हम measure तो कर सकते नहीं है, तो आखिर ये inertia जो term है ये decide कैसे होता है? So inertia is totally dependent on the mass of the object. inertia की अगर हम बात करें तो inertia पूरी तरह से mass से related होती है. जैसे आपके सामने 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसे 1 मीटर दूर करना है आपको, आप जाकर फोर्स लगाओगे वो 1 मीटर दूर चला जाएगा. 1 किलोग्राम की जगह कोई 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा हो, अब आपको कहा जाए इसको 1 मीटर दूर करिए, तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, या अगर पॉसिबल हो भी तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. इसका मतलब क्लियर है, 1 किलोग्राम के मास में इनर्शिया कम थी, 100 किलोग्राम के मास में इनर्शिया ज्यादा हो गई. 1 किलोग्राम का मास कम कोशिश कर रहा है अपनी पोजीशन को चेंज करने की, जबकि अगर वही 100 किलोग्राम का हो गया है तो उसकी टेंडेंसी बढ़ गई है अपनी पोजीशन को बचाए रखने की. दैट इज व्हाई लार्जर द मास, large will the inertia, smaller the mass, smaller is the inertia. So inertia is totally dependent on the mass of the object. The next thing is kinds of inertia. There are 2 kinds of inertia. If the object is in rest, then the inertia type is called inertia of rest. And when the object is in motion, then the inertia contained by the object is called inertia of motion. So there are 2 kinds of inertia, inertia of rest and inertia of motion. Now we start with the some examples of inertia of rest. As I told you before, when the object is at rest, then the object wants to remain in rest, okay, because of its property inertia. So when an object is in rest position, then it will contain inertia of rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. द फर्स्ट एग्जांपल, ट्रेन पैसेंजर्स टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स when it starts suddenly. जरूरी नहीं है इसमें हम ट्रेन पैसेंजर्स लिखें, हम यहाँ पर बस पैसेंजर्स की भी बात कर सकते हैं. और ये एग्जांपल आप सभी ने फील किया होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में. जब आप लोग बस से ट्रैवल कर रहे होते हो या ट्रेन में होते हो, और बस या ट्रेन कोई भी ऑटोमोबाइल है, अगर वो एकदम से स्टार्ट करता है चलना, एकदम से मोशन में आता है अचानक से सडनली, तो आपने फील किया होगा कि आप लोग सडनली बैकवर्ड पीछे की तरफ आप हल्का सा शिफ्ट होते हो, एकदम से आपको जर्क लगता है और आप पीछे की ओर शिफ्ट होते हो. यस, सो ऐसा क्यों होता है? सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट इज सच एज व्हेन द बस स्टार्ट्स मोशन, देन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है, दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑफ द बस और ट्रेन. हमारी बॉडी का लोअर पार्ट बस या ट्रेन जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं उसके साथ कांटेक्ट में होता है. सो लोअर पार्ट तो हमारा मोशन में आ गया, बट हमारा जो अपर पार्ट है वो अभी भी रेस्ट में रहता है. सो लोअर पार्ट कम्स इन मोशन एंड अपर पार्ट रिमेन्स इन रेस्ट. इसका मतलब है हमारा जो अपर पार्ट है वो हमारी मोशन को क्या करता है? अपोज करता है, क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है. ड्यू टू विच अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. इसीलिए हमारी बॉडी पर फोर्स लगता है और हमें एकदम से जर्क लगता है, जिसकी वजह से हम पीछे की ओर बैकवर्ड्स कभी कभी गिर भी जाते हैं. We feel a jerk backwards. Okay, so this is the example of inertia of rest. Okay, so it can be explained properly as like this: when the train passengers are moving in a train and the train starts suddenly,
then the lower part of the body comes in motion, but upper part will not come in motion, it remains in rest, due to inertia of rest, a force is acting on the upper part of the body, due to which the person back suddenly fall backwards. So this is the first example. Second example, on shaking the branches of a tree the fruits fall down. अगर आप किसी पेड़ की ब्रांच को, किसी ट्री की ब्रांच को अचानक से बहुत तेजी से उसको शेक करते हो, हिलाते हो, तो उसमें से कुछ फ्रूट्स गिर जाते हैं. सो ये एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट से. अगर हम इनिशियली देखें, शुरुआत में, बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, सो ऑल द फ्रूट्स एंड ऑल द ब्रांचेस आर इन रेस्ट, सभी रेस्ट में थे. आपने फोर्स लगाया किस पर? ब्रांचेस पर. जब आपने ब्रांचेस पर फोर्स लगाया तो ब्रांचेस मोशन में आ गई, बट जो फ्रूट्स थे दे आर ओरिजिनली एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो तो रुके हुए थे, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर थे. आपने मोशन की ब्रांच में, तो उसकी वजह से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो फ्रूट्स प्रॉपरली या बहुत टाइटली ब्रांच के साथ नहीं जुड़े हुए थे, ब्रांच के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं थे, या हम ये कहें जो फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, तो उनका कनेक्शन ब्रांच से उतना ही लूज हो जाता है, तो वो फ्रूट सारे क्या होंगे? Due to inertia of rest, they will fall towards the ground. Okay, so this example can also be explained with the help of inertia of rest. The third example is the dust particles start falling out of the carpet when it is beaten. हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार देखा होगा. हमारे घर में ये चीज़ें, गद्दे या बड़ी बड़ी रज़ाइयाँ जब बहुत गंदी हो जाती हैं तो उनको पॉसिबल नहीं हो पाता है पानी से धोना, तो किसी तरह अगर हमें डस्ट पार्टिकल्स उनमें से हटाने हैं तो हम क्या करते हैं? उनको पहले हैंग करते हैं, देन वी बीट इट विद द स्टिक. स्टिक से उनको बीट करते हैं, पीटते हैं, तो उससे क्या होता है? जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे कम्स आउट फ्रॉम द कारपेट एंड फॉल डाउन टू द ग्राउंड. वो क्यों हुआ? जिस तरह यहां पर हमने ब्रांचेस को मोशन में लाकर फ्रूट्स को फॉल डाउन कराया था, उसी तरह यहां पर हम कारपेट को मोशन में लाकर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें मूव आउट करा रहे हैं. बिकॉज डस्ट पार्टिकल आर वेरी लाइट इन वेट, तो उनकी जो इनर्शिया है वो काफी कम होगी, जिस वजह से वो कम फोर्स में ही क्या होंगे? अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे और गिर जाएंगे. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं विच आर अवेलेबल ऑन योर बुक्स, ऑन योर नोट्स. तो किसी भी तरह के एग्जांपल्स हैं उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगाइए, कंपेयर करिए कि क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वही इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैरी ऑन करता है, और उसी की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो सडनली अपनी पोजीशन को चेंज करता है.